बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, नॉर्थ वजीरिस्तान के बिल्कुल एंड पे। ये जो सामने फोर्ट है जो अभी हम आपको दिखाएंगे, इसको कहते हैं गुलाम खान फोर्ट। और यहाँ पे क्रॉसिंग है जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी क्रॉसिंग है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी क्रॉसिंग है उसको चमन कहते हैं। चमन बॉर्डर पे रोज़ाना हज़ार की तादाद में गाड़ियाँ अफगानिस्तान जाती हैं, वहाँ से इधर आती हैं। और उसके बाद फिर तुरखम बॉर्डर होता है। तुरखम बॉर्डर से भी अमूमन 1000, 1200, 1300 गाड़ियाँ जो बहुत ट्रक्स हैं अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। और उसके बाद जो तीसरी क्रॉसिंग है इसको कहते हैं गुलाम खान क्रॉसिंग। ये बॉर्डर है बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। और दूसरी साइड पे अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाएं, ये जो पीछे पहाड़ी हैं तो इसके पीछे खौस है। और उसके बाद फिर इस साइड पे, और इस साइड पे बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तानी फौज की। और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि इस क्रॉसिंग के ऊपर रोज़ाना गाड़ियाँ कितनी जाती हैं, अफगानिस्तान को, स्टेट का कितना फ़ायदा होता है, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है यहाँ पे। क्योंकि एक वक्त था जब टीटीपी बहुत ज़्यादा थी और उसने पूरे इलाके को कैप्चर कर रखा था। और फिर एक ऑपरेशन हुआ ज़रबे अज़ब, और उसके नतीजे में फिर इस पूरे इलाके को क्लीन कर लिया गया, साफ़ कर लिया गया। तो अब यहाँ पे अमन है, सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, पानी की स्कीमें हैं, बाजार हैं, मार्केट्स हैं, और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो बहुत बड़ी तब्दीली इस इलाके में आ चुकी है। मैं सिर्फ यहाँ से आपको सिर्फ बॉर्डर दिखा देता हूँ कि वो सामने आप देखें, ये आपको एक पोस्ट नज़र आ रही है, पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है। तो इस साइड पे नॉर्थ वजीरिस्तान में आखिरी जो बड़ी डिप्लॉयमेंट है वो ये है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएँ तो छोटी डिप्लॉयमेंट्स आती हैं। ये जो सारी आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ऊपर से, ये इसके पीछे अफगानिस्तान है। बैरन है, यहाँ पे ज़ाहिर है बंजर है, खेती बाड़ी नहीं होती। और इन सब का जो जरिया रोजगार था कभी, वो तजारत थी या स्मगलिंग थी। तो एक वक्त था ज़रबे अज़ब से पहले यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं होता था, सॉफ्ट था, तो लोग उधर से इधर आ जाते थे, इधर से उधर चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि फेंसिंग कर दी गई है तो ये सारा इलाका अब सिक्योर है, यहाँ पे किसी किस्म की दहशतगर्दी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं इसके बाद आपको उस बाज़ार में लेके जाऊँगा जहाँ पे ट्रेड है। अफ़गानिस्तान से ट्रक्स आते हैं, सामान अनलोड किया जाता है, फिर यहाँ से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं। वहाँ पे जो सूरत हाल है वो सारी की सारी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब सबसे पहले हम इस किले में जाएंगे जो इस इलाके में नॉर्थ वजीरिस्तान में सबसे बड़ी इंस्टॉलेशन है पाकिस्तानी फ़ौज की, और उसकी वजह से इस पूरे इलाके में अमन है। और फिर उसके बाद हम बॉर्डर पे आपको लेके जाएंगे। तो बिलाखिर हम गुलाम खान के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान का इलाका है। आपको मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप इस तरह पैन करें, वो देखें आपको सफ़ेद झंडे नज़र आ रहे हैं, और वो अफगानिस्तान है इस बॉर्डर पे। और यहाँ पे इसको गुलाम खान क्रॉसिंग कहते हैं। ये वो बॉर्डर है जहाँ से रोज़ाना 350 के करीब गाड़ियाँ यहाँ से अफगानिस्तान जाती हैं, ट्रकों पे सामान जाता है, और इतनी गाड़ियाँ उधर से आती हैं। तकरीबन साल के अंदर 95,000 गाड़ी जो है वो इस क्रॉसिंग से क्रॉस करती है। और वहाँ से क्या लेके आते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि अफगानिस्तान से क्या आता है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट आता है, फ्रूट आता है, इसके साथ कोयला आता है, और इस तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ की जो नेचुरल है वो यहाँ लाई जाती है। और यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से चावल जाता है, यहाँ से गंदम जाती है, और इसके अलावा कुछ मेडिसन और इस टाइप की, और सॉल्ट भी है, जो हमारा जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है वो भी यहाँ से अफगानिस्तान जाता है। तो ये एक क्रॉसिंग है जहाँ से रेगुलर बेस पे तजारत चलती रहती है। ये सारा अगर आप इलाका देखेंगे तो इसको कस्टम इलाका हम कह सकते हैं, कस्टम एरिया कह सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे कस्टम के ऑफिस हैं, फिर यहाँ पे नादरा का ऑफिस है, फिर यहाँ पे बैंक्स हैं, यहाँ पे मिलिट्री की अपनी पोस्टें हैं। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ लेके जाता हूँ, और वहाँ पे आप ट्रक भी देखेंगे। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर जब हम वहाँ से यहाँ जाएंगे तो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पाँव रख के आएंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो भी ट्रक्स आते हैं वो वहाँ पे रुकते हैं, फिर उनकी तलाशी होती है। तलाशी के बाद उनको यहाँ पाकिस्तानी इलाकों में लाया जाता है, और उसके बाद जब मसलन यहाँ पे जो मंडी हैं, उन मंडियों के अंदर उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, फिर यहाँ से उन ट्रक्स को वापस भिजवा दिया जाता है। और यहाँ पे जो लोकल ट्रक्स हैं, फिर वहाँ पे ज़ाहिर सौदा होता है, फिर जो गुड्स आती हैं अफगानिस्तान से उनको लोकल ट्रकों में लोड किया जाता है, और इसके बाद फिर पाकिस्तान के सेटल एरियाज़ में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ से आपको आगे अफगानिस्तान की साइड पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि अफगानिस्तान के इलाके के अंदर को बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल नहीं। इस साइड पे आप देख लें, सेटलमेंट है, यहाँ पे आपको ट्रक्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सपोज चीज़ें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जो अफगानिस्तान का इलाका है उसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
और उसी वजह से ज़्यादातर इश्यूज़ यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। अब मैं अगर आपको उस साइड पे लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई दफ्तर नहीं है, कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी बेस पे लोगों को रोका जा सके। एक इस इलाके में बड़ी एक अच्छी फैसिलिटी एक क्रिएट की है अफवाज पाकिस्तान ने, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे हॉस्पिटल बना है और उस हॉस्पिटल ने इस पूरे इलाके का नक्शा बदल के रख दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे अद्वियात का कोई ख़ास तरीका नहीं है, वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। अगर आपको कोई मर्ज लाक हो गया है तो अफगानिस्तान के अंदर तो अस्पताल और मेडिकल सेंटर्स नहीं है। तो इसलिए खोस्त के इलाके से ज़्यादातर जो मरीज़ थे वो पाकिस्तान के इलाके में आते थे। तो यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान एक अस्पताल बना दिया और जो लोग वहाँ से मरीज़ आते हैं सबसे पहले उनको यहाँ पे चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और उनमें से अगर कोई सीरियस मरीज़ है तो फिर उसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा दिया जाता है, और अगर वो सीरियस नहीं है तो फिर उसकी यहीं पर मरहम पट्टी करके उसको दवाई दे के उसको वापस भिजवा दिया जाता है। ये जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर दी गई अफगानिस्तान के लिए, वो 24 घंटे है, जो बड़ी अच्छी बात है कि खोस्त के इलाके में अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वो फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाता है। 24 घंटे में ये बॉर्डर मरीजों के लिए खुला हुआ है। लेकिन इसका कुछ ज़ाहिर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, उसमें टेररिस्ट भी आ जाते हैं। कुछ 1-2 टेररिस्ट भी यहाँ पाकिस्तान आए और बाद में उन्होंने खासा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स पैदा किए। इसमें खुदकुश हमलावर भी था जिसने यहाँ पे खुदकुश हमला भी किया। लिहाजा इसके लिए अब जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं उनको चेक करने का प्रॉपर एक सिस्टम बनाया गया है कि क्या वाकई वो मरीज़ हैं या नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग वहाँ से आते हैं वो आते कैसे हैं, क्या वो वीज़ा लेकर आते हैं या कोई परमिट लेके आते हैं। वहाँ से अफगानिस्तान से परमिट के ज़रिए पाकिस्तान आया जाता है। उस परमिट को लोकल ज़ुबान में कहते हैं तज़किरा। अब ये जो तज़किरा है ये एक पेपर होता है जिसको सबसे पहले जो मलिक होता है उस इलाके का वो जारी करता है, फिर उसको गवर्नमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उसको कंफर्म करती है कि ये ठीक है, और फिर उसके ज़रिए यहाँ पे लोग आते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत फिर उस तज़किरे को तस्लीम कर लेती है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है कि जिसमें लोगों के शनाख्ती कार्ड बन रहे हों, प्रॉपर पासपोर्ट्स बन रहे हों, तो एक बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर जब वो अफगानिस्तान से लोग आते हैं तो वो होता है कि किस आदमी को जेन्युइन समझा जाए, किसको जेन्युइन ना समझा जाए। तो उसका बहुत लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। मैं अभी प्रेजेंटेशन में ले रहा था, उस प्रेजेंटेशन में हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान आए मरीज़ बन के लेकिन उसके बाद वापस नहीं गए। 3500 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जो आए और आने के बाद वो वापस नहीं जा सके और उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेस कर रही है इस वक्त। यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस बॉर्डर पे आके मैंने देखी है, वो ये है कि पाकिस्तान ऐसे महसूस होता है कि अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी खिदमत कर रहा है अफगानिस्तान की, लेकिन उसके बदले में अफगानिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आता है, जो रद्द अमल आता है या जिस तरह बिहेव किया जाता है वो बड़ा नेगेटिव होता है। लेकिन इस नेगेटिविटी के बावजूद पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना भाई समझ के, अपना हमसाया समझ के उनकी खिदमत कर रहा है। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ ट्रकों के पास। ये ट्रक हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं और ये अफगानिस्तान से आते हैं रोज़ाना। खोस्त यहाँ से सिर्फ 32 किलोमीटर के फासले पे है, और ये इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें चमन, तो चमन क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर है और वो कंधार का जो इलाका है उसको हैंडल करता है, डील करता है। उसके बाद तोरखम बॉर्डर है जो बहुत बड़ा बॉर्डर है, और वो ज़ाहिर पेशावर और वो सारी वैली को, सारे इलाके को जो सेटल पाकिस्तान का इलाका है उसको वो डील करता है। और उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो खोस्त का इलाका आ जाता है। खोस्त इनका बहुत बड़ा शहर है, इस साइड पे है, और यहाँ से जो काबुल है वो बहुत दूर है। तो ये वाले जो क्रॉसिंग है ये बेसिकली खोस्त वाले रीजन को कवर करता है, और ये तीसरी बड़ी क्रॉसिंग है। यहाँ पे अंगूर अड्डा भी एक चौथी क्रॉसिंग है। लेकिन ये याद रखें कि जो अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग्स हैं वो 5 बड़ी क्रॉसिंग्स हैं, और उसमें से तीसरे नंबर की ये क्रॉसिंग है। लिहाजा यहाँ पे ट्रेड बहुत होती है। 350 ट्रक्स जो हैं यहाँ से गुजर के जाते हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से आते हैं। और ये इस इलाके के बारे में कभी ये एक राय भी थी कि यहाँ से डॉलर बहुत तेज़ी से स्मगल होता है और वो अफगानिस्तान जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर रोकने के लिए यहाँ पे एक बड़ा मैकेनिज्म बनाया है। यहाँ पे बाकायदा तलाशी ली जाती है और उसके बाद फिर जाके कुछ लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो वहाँ जा सकते हैं। और इसी तरह अफगानिस्तान से जब लोग यहाँ आते हैं तो एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि उनको कैसे हमने हैंडल करना है। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान जो लोग हैं यहाँ से जाते क्यों हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्प्लिट कबाइल हैं, यहाँ पे कबाइल से ट्राइब्स हैं, और उनका एक हिस्सा जो है वो ज़ाहिर है उस साइड पे चला गया। इनको डिवाइडेड ट्राइब्स कहते हैं।
तो एक हिस्सा यहाँ पे है, एक हिस्सा अफगानिस्तान के अंदर है। आप फर्ज कर लें एक ट्राइब है छोटा, उसके 6000 लोग यहाँ रह रहे हैं और 10,000 लोग अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो जाहिर है वहाँ से उन लोगों ने यहाँ आना है, यहाँ से लोगों ने वहाँ जाना है। अफगानिस्तान और इस रीजन के अंदर एक पुरानी रवायत है कि यहाँ पे ज़्यादा शादियाँ की जाती हैं। अमूमन एक बंदा ये है, उसकी यहाँ पे भी एक बेगम है, फिर उसकी उस बॉर्डर पे भी बेगम है, फिर उसकी उस बॉर्डर पे भी बेगम है। तो एक एक बंदे का जो ख़ानदान है वो 4-4 ख़ानदानों के अंदर तकसीम होता है। तो जाहिर है उसने अपने उन बच्चों से मिलने के लिए मुख्तलिफ औकात में वहाँ जाना होता है। तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि आप अगर ट्राइबल हैं तो आपका मलिक आपको एक लेटर देगा कि इसका ताल्लुक मेरे ट्राइब के साथ है और इसका फ़लाँ रिश्तेदार जो है वो बॉर्डर की दूसरी तरफ पर रहता है और ये उससे मिलना चाहता है। इसी तरह अगर अफ़गानिस्तान के अंदर वो साहब रहते हैं और वो कहते हैं जी मैंने पाकिस्तान के इलाके में जाना है, तो वो वहाँ पे जो उनका मालिक है वो इसको एक लेटर देगा जिसको तज़किरा कहते हैं, जिसके ऊपर उसकी तस्वीर भी होती है और बाकी डिटेल भी होती है। और मलिक को उसके ऊपर दस्तखत करता है, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट फिर उसको तस्दीक करती है कि वाकई ये बंदा ठीक है और इस पर्पज़ से जा रहा है। और उसके बाद फिर वो यहाँ आता है, यहाँ पे फिर उसकी वो तस्दीक की जाती है। फिर यहाँ पे भी मलिक से हैं वो तस्दीक करते हैं कि जी वाकई ये बंदा हमारे ट्राइब के साथ ताल्लुक़ रखता है और इसकी मजबूरी है इसने यहाँ पे आना था। अब यहाँ पे जितने ट्राइब्स हैं उन सब का कोटा है कि एक कबीले के कितने लोग एक दिन के अंदर अफ़गानिस्तान जा सकते हैं और अफ़गानिस्तान से आ सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक ट्राइब है जिसको 90 लोग अलाउड हैं कि वो एक बार 90 लोग अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो उनमें से 45 यहाँ से चले जाएंगे, 45 उधर से आ जाएंगे। अब उसमें से ज़्यादा उधर से भी आ सकते हैं, ज़्यादा उधर से भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो तादाद होगी वो सिर्फ 90 रहेगी। तो ये एक अरेंजमेंट या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है और ज़ाहिर है वीज़ा सिस्टम नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि 1 नवंबर 2023 से ये फैसला हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि 1 नवंबर 2023 के बाद ये तज़किरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब अफ़गानिस्तान से किसी ने भी आना है तो पासपोर्ट और वीज़े के बगैर नहीं आ सकेगा। सेम इसी तरह अगर किसी शख्स ने भी यहाँ से उधर जाना है तो वो पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होगा उसे, क्योंकि 1 नवंबर के बाद ये पॉलिसी बदल रही है। और ये जो इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़ाहिर जिसके अंदर फोर्जरी हो सकती है, जिसको कवर नहीं किया जा सकता, जिसको चेक नहीं किया जा सकता, वो ख़त्म हो जाएगी 1 नवंबर के बाद। तो एक बहुत बड़ा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इस पूरे इलाके को देखा, बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पे पोस्टें हैं, यहाँ पे ऊपर अगर पहाड़ों पे चले जाएं तो वहाँ पे फेंसिंग की गई है और बाकायदा वो फेंस लगी हुई है जिससे ज़ाहिर अब क्रॉस करना मुमकिन नहीं था। उससे पहले 2016 से पहले इस इलाके के अंदर कोई फेंस नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था, कोई भी शख्स किसी वक्त भी आ सकता था। तो इसलिए इसको ओपन इलाका कहते थे। उधर से इधर लोग आ जाते थे, इधर से उधर लोग चले जाते थे, जिसका ज़ाहिर नुकसान होता था और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो गया। ये जो आपको फेंस नज़र आ रही है ये बेसिकली इस टाइप की फेंस पूरे बॉर्डर के अंदर है। और ये जो इस फेंस की बैक साइड पे आपको देख रहे हैं जो ऊपर झंडा लगा हुआ है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का इलाका है। और जो इस साइड पे हम खड़े हुए हैं ये अफगानिस्तान के इलाके में खड़े हैं। इस वक्त ये अफगानिस्तान है। तो ये फेंस के साथ साथ जो ये इलाका है ये सारा पाकिस्तान है। और वहाँ से जाके जब ये इस सड़क को उधर लेके जाएं तो उसके बाद ये सारा पाकिस्तान का रीजन शुरू हो जाता है। अब ये देखिएगा कि यहाँ से आगे अफगानिस्तान है, तो ये अफगानिस्तान का सारा रास्ता कच्चा है, यहाँ पे आपको सड़क नज़र नहीं आती। तो जो ही हम पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। तो ये सामने आपको सड़क नज़र आ रही है, तो ये जो सड़क का इलाका है ये पाकिस्तानी इलाका है। और वहाँ से जो ही हम अफगानिस्तान के इलाके में दाखिल होते हैं तो आप देख लें उसके बाद सड़क कच्ची है। इसीलिए सिर्फ 32 किलोमीटर होने के बावजूद शहर तक पहुँचने में यहाँ से ट्रक को 2 घंटे लग जाते हैं। अगर यही सड़क होगी तो फिर 15 मिनट का फासला, लेकिन 15 मिनट का फासला इस वक्त यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आगे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पे बिजली का भी बड़ा क्राइसिस है। तकरीबन 2-3 घंटों के लिए पाकिस्तान की साइड पे बिजली आती है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तो बिजली है ही नहीं। और यहाँ पे जो उस साइड पे सिस्टम है वो बहुत पुअर है। बल्कि आप ये जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की चौकियाँ हैं वो है 92, यानी 92 चौकी पाकिस्तान की यहाँ पे हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ 10 चौकियाँ हैं। तो इसकी अगर रेशो निकालेंगे तो 1 and 10 है कि यानी 92 ऐसे 92 चौकीज़ हमने या इस किस्म के पिकट्स बनाई हुई जहाँ पे हम अफगानिस्तान से आने वाली ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं और इस पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ 10 चेक पोस्ट हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अफगानिस्तान के लोग या उसकी गवर्नमेंट को लीस्ट बहादुर, वो उनको कोई तकलीफ नहीं है कि अगर कोई बंदा आ जाता है या कोई बंदा चला जाता है तो वो इसको चेक नहीं करते। तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस हमें फील हो रहा है। तो इस वक्त गुलाम खान बॉर्डर पे पाकिस्तान की तीसरी बड़ी क्रॉसिंग उसके ऊपर खड़ा हूँ।
जहां से ट्रक्स अफ़गानिस्तान जाते हैं और अफ़गानिस्तान से वापस आते हैं। हम आपको यहाँ के लोकल लोगों से भी मिलवाएंगे, बिजनेसमैनों से भी मिलवाएंगे, ट्रक ड्राइवर से भी बात करेंगे और यहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे भी बात करेंगे कि लोग जब आते हैं तो उनकी सूरत हाल क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। ये प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। यहाँ पे जो लोकल तहसीलदार हैं अजीज खान, वो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। ये सारी चीजें बताएंगे कि यहाँ पे 2016 में क्या था और उसके बाद अब सूरत हाल क्या है। तो अजीज खान साहब, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, कैसा इलाका है? सर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, तजारत सही चल रहा है, काम भी सही चल रहा है। आप खुद देखे आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रबाज़ब के बाद बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। तो 2016 में तक क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? वो उस टाइम सर वो हालात अच्छे नहीं थे। यहाँ पे खुद कुछ धमाके ज्यादा हो रहे थे, फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, क्या था? बिल्कुल इस तरह। ये सारे रीजन के अंदर लोग बैठे हुए थे? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो माशाल्लाह कारोबार चल रहे हैं, कोयला आ रहे हैं, लोगों ने वो सराय बनाए, सब लोग कारोबार अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, कोई लोकल लोगों को फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो हर आदमी को कितना फायदा हो जाता है यहाँ पे? मसलन फर्ज करें जो ट्रक आते हैं उनकी पार्किंग है, बाकी चीजें हैं। सर पार्किंग है, इधर अड्डे बनाए हुए हैं, लोग रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत फायदा हुआ है लोगों को। बाजार भी है यहाँ? बिल्कुल बाजार है, थोड़ा आगे बाजार है, मीरान शाह बाजार। ठीक है, उधर ही से लोग काम पे आ रहे हैं, और इलाकों से लोगों के रास्ते में अड्डे बने हुए हैं जिसमें कोयले उतारते हैं और लोड करते हैं। ठीक है, सब्जी उतारते हैं और लोड करते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिला है। तो ज्यादा रोजगार किस चीज का मिला है? कोयले का मिला है, सब्जी का मिला है, फ्रूट का मिला है, ड्राई फ्रूट का मिला है? ड्राई फ्रूट खैर वो तो कम आ रहा है, कोयला ज्यादा आ रहा है, वेजिटेबल ज्यादा आ रहा है, इसका रोजगार बहुत ज्यादा चल रहा है। और यहाँ से क्या जाता है उधर अफगानिस्तान में? यहाँ से सर सीमेंट जाता है ज्यादातर, सीमेंट जाता है, ठीक है, और चावल ज्यादातर जाता है। चावल जाता है, ठीक है, और खोस्त जाता है? बिल्कुल, खोस्त अफगानिस्तान काबुल तक जाता है, और उसके बाद काबुल चला जाता है। बिल्कुल। ये जो ट्रक वहाँ से आते हैं उसको यहाँ पे ऑफलोड कर दिया जाता है या क्या किया जाता है? आगे जाते हैं सर, ये इधर ही अपलोड करते हैं। अच्छा, ठीक, अफगानिस्तान वाला यानी उतार देते हैं, जो सामान होता है यहाँ उतार देते हैं। दूसरे हमारे जो पाकिस्तानी ट्रक है उसमें लोड करते हैं, पाकिस्तानी ट्रक में। बिल्कुल सर। और कितने ट्रक आ जाते हैं रोजाना? रोजाना तकरीबन आते हैं 100-200, पहले तो बहुत ज्यादा आते थे। ठीक है, अब थोड़ा कम आ रहे हैं इसलिए कि कोयला उधर ही महंगा हो गया, ठीक है, किराया ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा कम आ रहा है, पहले ज्यादा रहता। तो यहाँ से डॉलर कैसे जाते थे? यहाँ से डॉलर कैसे लेके जाते थे खान? ये तो जेबों में डाल के तो अब नहीं जा रहा है यहाँ से डॉलर? नहीं जा रहा है इंशाल्लाह। तो वहाँ से क्या क्या चीजें आती हैं? मसलन ये मंशियात भी आती हैं उधर से? मंशियात बाहर हालत तो नहीं है, पहले आ रहे थे, अभी नहीं आ रहा है। तो क्या चीज ज्यादा? चर्स लेके आते थे, हीरोन लेके? चर्स, हेरोन, ये सब आते थे वहाँ से। खोस से आता था यहाँ? बिल्कुल सारा। और खचरों पे लाद के लेके आते थे, कैसे गाड़ियों पे ले आते थे? नहीं, पहले तो ये बॉर्डर इस तरह से खुला था 2000 से पहले, ठीक, लोग आते जाते थे। अज़रबैजान की बात इस तरह वो ज्यादा नहीं आ रहा है, तो अब उसको कंट्रोल कर लिया। तो आप इसी इलाके के रहने वाले? बिल्कुल, मैं इसी इलाके का। और फिर आप सर्विस में आ गए, बिल्कुल तहसीलदार हैं? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जमीनें हैं जिसकी रजिस्ट्री वगैरह होती है लोगों की, क्या होता है? जमीनें हैं लेकिन ज्यादातर से पहाड़ी जमीनें है, वो काश्त वाला जमीनें बहुत कम है। ठीक है, और पानी कम है, पानी ज्यादा है? पानी है, जमीन से निकलता है? बिल्कुल जमीन से निकलता है। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल अमन है? बिल्कुल अमन है। लेकिन पिछले दिनों आगे थे यहाँ पे भी, कह रहे हैं उधर से अफगानिस्तान से कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग या तहरीक तालिबान के लोग नहीं आए इधर। नहीं आए? अब महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इतना ट्रेड चल रहा है, लोग चल रहे हैं, लोग बैठे आते जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लोकल को कोई एतराज नहीं? जब फेंस लग रही थी उस वक्त लोग बड़ा माइंड कर रहे थे कि ये फेंस क्यों लगाई जा रही है, तो अब कंफर्टेबल हैं लोग? बिल्कुल, अभी मुतमईन है। ठीक हो। तो अजीज खान साहब ने कुछ चीजें बताई, आपको कुछ और यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम कुछ बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का इलाका है और अगर आपको मौका मिले तो आपको भी यहाँ पे जरूर आना चाहिए। तो खालिद इमरान साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ इस इलाके में, और ये सब कुछ बताएंगे कि यहाँ पहले क्या था और अब क्या है और फ्यूचर क्या है। तो सर, क्या सूरत हाल होती थी जब यहाँ आप आए थे? यहाँ पे ये था कि 2014 से पहले तो हालात बहुत बुरे थे, यहाँ पे मिलिटेंसी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए और ये जो डेवलपमेंट हुई है ये लगातार 2014 के बाद जो है वो अब तक की लगातार मेहनत और कोशिश का नतीजा है। अब सूरत हाल क्या है? रोजाना ट्रक आते हैं, कोई ट्रैफिक के अंदर खलल नहीं आता और इशू नहीं है कोई? यहाँ पे जिस तरह आपने देखा ये रोज़ाना तकरीबन 300 से 500 के दरमियान ट्रक वगैरह आते हैं दोनों साइड से, बॉर्डर के उस पार भी और इस पार भी, और इसके साथ लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, लोगों का जो है वो
कितने लोग बरसे रोजगार हुए इससे? सिर्फ एक मिसाल दूंगा, कोयले की ट्रेड जो है उसके साथ तकरीबन 7,000 हमारी लेबर नॉर्थ वजीरिस्तान के सिर्फ 7,000 लेबर डेली जो है वो कोयले के तिजारत के साथ वो जुड़ी। ऑफलोड करते हैं, चीजों करते हैं, लोडिंग करते हैं, क्या करते हैं? अफगानी गाड़ी आती है, उसमें कोयला आता है, फिर यहाँ पे डिफरेंट हमने ऑफ लोडिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं मीरान शाह में, वहाँ पे कोयला अनलोड होता है, फिर उसके बाद वो लेबर उसके साथ जुड़ी हुई है, अगेन वो रीलोड करके और मुख्तलिफ हिस्से जो है मुल्क के वहाँ पे कोयला जाता है तो उसके साथ जुड़े अब हुए हैं। प्रोसीजर क्या है जब खो से कोयले के ट्रक आते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और मीरान शाह जाते हैं, वो ऐसा है? ऐसे ही है, क्योंकि अफगानी गाड़ी को इजाज़त है मीरान शाह के हदूद तक आने की। फिर वहाँ पे जब ये अनलोडिंग होती है उसके बाद जो हमारे लेबर हैं वो उसके साथ एंगेज होते हैं। अनलोड किया जाता है ओपन एरिया में कोयले को, डिफरेंट मंडियाँ बनी हुई है, ऑफ लोडिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे ये अनलोड ठीक। उसके बाद फिर वहां से खरीदार लेते हैं उस कोयले को, वहां पे उसकी बाकायदा बोली लगती है कोयले की। बोली तो उनकी ऑब्वियसली अफगानिस्तान से जब कोयला आता है तो वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उसके बाद फिर पाकिस्तान में जिस भी हिस्से ले जाना हो तो वो यहाँ से चला और उसके बाद फिर लोकल ट्रक्स के ऊपर लोड करके फिर आगे चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये प्रोसीजर क्या है? मतलब फर्ज करें कि मैं एक चीज यहाँ से अफगानिस्तान भिजवाना चाहता हूँ या अफगानिस्तान से यहाँ लाना चाहता हूँ, तो प्रोसीजर क्या है? उसके लिए बाकायदा कंपनी बनेगी, कोई वेंडर्स हैं, क्या प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल, कंपनी जो है वो प्रॉपर आपने रजिस्टर करानी होती है यहाँ या इस्लामाबाद में? ये यहाँ पे कस्टम वाले बैठे हुए हैं, उनका अपना प्रोसीजर है, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं यहाँ लोकल पे भी, और फिर जब आप जाते हैं तो प्रोविंशियल लेवल पे भी। तो उसके बाद भी जब रजिस्टर होते हैं आप जो है बिल्कुल जिस तरह बाकी बॉर्डर्स पे होता है बिल्कुल आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं और आप बिल्कुल जो है वो इजी हो। तो एक कंपनी फर्ज करें मैंने रजिस्टर करवा ली, तो अब मैं अफगानिस्तान को चीज भी भिजवा सकता हूँ और वहां से यहाँ भी ला सकता हूँ? बिल्कुल, दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? एग्जैक्टली दोनों। मैं खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा या मैं किसी और के बिहाफ पे भी कर सकता हूँ? नहीं, आप नॉर्मली तो जब आप रजिस्टर करवाते हैं खुद करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो भी आपको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं उनके थ्रू। अच्छा, इस बॉर्डर के बारे में कहा जाता था ये स्मगलिंग बहुत होती है, तो अब भी होती है या नहीं होती? मुझे पता है आप ये कहेंगे नहीं होती, लेकिन कितने % कम हुई? बॉर्डर की अगर हम प्रॉपर बात करें तो उस पर स्मगलिंग जो है सच नहीं होती। यहाँ का मैकेनिज्म आपने देख लिया, बहुत मुश्किल है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो यहाँ से जो इलीगल है वो गुजरे, इस तरह नहीं होता। हाँ, एक आध चीज़ मतलब 100% अगर कोई कहे कि बिल्कुल 100% यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो रही, तो वो एक आध वो चोरी छुपे रास्ते से अगर होता है तो उसको हम जो है वो भी हम रोकते हैं। लेकिन ज्यादा स्मगल हो रही है यहाँ? थोड़ा सा ये शिकायत आई हुई थी कि चीनी जो है वो यहाँ से जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सच नहीं जाती। मतलब एक आध बंदा कोई 8-10 किलो का ले जाए तो उसको हम स्मगलिंग नहीं कहते, वो ड्राइवर रिक्वेस्ट करके कि ये मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले जा रहा हूँ, इसके अलावा स्मगलिंग जो है वो कुछ नहीं होती। कहते हैं डॉलर्स भी जाते थे यार? नहीं, डॉलर्स नहीं, कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज और यहाँ पे कस्टम्स वालों ने जो है वो डॉलर पकड़े हैं? बिल्कुल पकड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई कैसे लेके जा रहे थे? जिस्म के साथ बांधे हुए थे? क्या उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो आपने पकड़ा कैसे उसको? कस्टम वाले प्रॉपर यहाँ बैठे हुए थे, उनका मैकेनिज्म है और उन्होंने जो है वो अपनी कार्रवाई। अब यहाँ से डॉलर नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा, और अगर कोई गया भी है तो वो एक आध एपिसोड शायद हुआ हो, सच जो है बड़ी। अच्छा, खालिद साहब ये बताइए कि जो ट्रेड होती है वो अफगानी रुपए में होती है या पाकिस्तानी रुपए में होती है? ये यहाँ से जो होता है वो इनके, चूंकि यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा अपना स्टेट बैंक की एक ब्रांच यहाँ पे खुली हुई है, तो उसके थ्रू ही हमारी ट्रेड हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और डॉलर्स में नहीं होती? नहीं, डॉलर्स में, अफगानी में और पाकिस्तानी रुपए में होती? जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने जो असिस्टेंट कमिश्नर थे खालिद साहब, उनके साथ मुलाकात की। अब ये इब्राहिम साहब हैं, ये लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। तो इब्राहिम साहब, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इस गांव का। कौन से गांव के? गुरबस के हैं? गुरबस। और आप गाड़ी यहाँ से लेके जाते हैं अफगानिस्तान से लेके जाके अफगानिस्तान से यहाँ लेके आते हैं? यहाँ से क्या लेके जाते हैं और वहाँ से क्या लेके आते हैं? उधर से फ्रूट लेके, सब्जी है, और पाकिस्तान से चावल है। और वो चीनी तो नहीं लेके जाते? नहीं, चीनी वाला पहले कहते थे वो एक ट्रक के अंदर उन्होंने नीचे बोरियां डाल के ऊपर फ्रूट डाला होता था। नहीं, ऐसा वाला काम नहीं करे। चावल डाल के नीचे चीनी डाल? नहीं, ऐसा वाला काम करते थे वैसे लोग? नहीं करते, मालूम नहीं है। मालूम नहीं है सर जी। तो वहाँ से क्या लेके आते? फ्रूट लेके आते? कौन सा फ्रूट लेके आते हैं? सेब आता है? सेब, अंगूर वगैरह चूज का ना। और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी लेके नहीं की ड्राई फ्रूट्स मतलब ये बादाम होता है, काजू होता है? नहीं, बादाम में नहीं लोड किया। बादाम नहीं। और यहाँ से मीरान शाह लेके जाते हैं? मीरान शाह से बस। और मीरान शाह में ऑफ लोड कर देते हैं? बस मीरान शाह उधर गाड़ी खाली जल्दी हो जाएगा खाना। वो ये कहते हैं उधर से आते आते वो मंशियात भी ले आते हैं, कोई चरस ले आता है, कोई हिरमन ले आता है? नहीं, ऐसा वाला काम नहीं करेगा, वो करता है।
अच्छा, पहले होता था यहाँ पे? पहले होता था इधर। ठीक है, अब इधर नहीं रहने होता। वाला है अब ये। अभी होता है? नहीं नहीं, एक नहीं साल एक डेढ़ साल हो गया है कि ना मैं ड्राइवर। अब बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे। बिल्कुल अभी खत्म हो गया ठीक है। है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पहले खुद कुछ हमलावर होते थे, पूरी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे मैं- बम बनते थे, तो अब नहीं बनता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा खत्म वाला- हो गया सारा? खत्म हो गया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिखी तो अब ये अमन है यहाँ पे? अब बिखी अमन है लोग अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से 95% खुश हो गया है। तो आपके कबीले के कितने लोग हैं जो ड्राइवर हैं? मैं 4-5 ड्राइवर है। 4-5 ड्राइवर? चार। और बाकी कोई लोडिंग और ऑफ लोडिंग का काम भी करते हैं? लोडिंग का काम वगैरह वगैरह आदमी करता है का ना, ये इलाके वाला आदमी। आपके पूरे आपके कबीले के लोग करते हैं? अभी कबीले का लोग लाजिम कर। तो हर घर के अंदर पैसा जा रहा है? हर घर का हर आदमी खुश हर है? आदमी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल भी बच्चों स्कूल में बच्चे भेजते हैं? पढ़ाता है। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चा पढ़ाता है खाना में, एक बच्चा है खाना बस हो। वाह, अभी वाह। बहुत छोटा है, ज्यादा से और ज्यादा बच्चियों को भी पढ़ाते हैं? बच्चे भी पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, और मेरा ख्याल ये है कि एक छोटा सा इनिशिएटिव जो होता है पूरे इलाके को, पूरे खानदान को, बल्कि पूरे रीजन को बदल के रख देता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आके मैंने देखा कि लोकल बहुत खुश है, और इन सब का कहना था कि उससे पहले जब हालात ख़राब थे तो हम खुद भी सहमे रहते थे, डरे रहते थे। यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, जो काम नहीं था, लोगों को स्मगलिंग करनी पड़ती थी, और यहाँ पे चर्च का कारोबार होता, मंडी लगी हुई थी बाकायदा, और मंशियात यहाँ से बहुत पूरे पाकिस्तान के अंदर आती थी। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं, और उस बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ लोग अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोगों के अंदर क्या तब्दीली आई इस इनिशिएटिव से, ये मैं आपको छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद बताऊँ। तो ये हमारे साथ बुखारी साहब हैं, ये कस्टम के साथ इनका ताल्लुक है। ये असलहा जो यहाँ से पकड़ा गया था, ये हमें उसके बारे में डिटेल बताएंगे। बुखारी साहब, ये वैसे असला पकड़ा कैसे था आपने? वैसे हैरान कुन बात है वैसे। हाँ जी, ये इस तरह की जी अफगान तरफ से ये जो टोमेटो थी, टोमेटो की लोडेड गाड़ी थी। तो यहाँ पे ये है कि स्कैनर हमारे साथ लगा हुआ है। ठीक है। तो एक तो स्कैनर जब उसको सस्पेक्ट कर देता है तो फिर उसको मैनुअली भी चेक करते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली स्कैनर ने इसकी बॉडी जो थी उसको सस्पेक्ट कर दिया था। ठीक है। फिर हमने इसकी बॉडी जो थी वो डबल थी उसकी। ठीक है। तो टोमेटो से उसको अनलोड करवाया पहले तो। टमाटरों के नीचे टोमेटो के नीचे छुपाए हुए थे। ये बंदूक? ये बंदूकें सारी जिसमें टोमेटो के नीचे थी, केविटीज में थी, खाने उसमें बने हुए थे। फिर उसको हमने तोड़ा, वेल्ड के साथ तोड़ा उसको। उन्होंने वेल्ड किया हुआ था? वेल्ड किया हुआ था। उसके ऊपर जो था वो शीट लगी हुई थी। फिर उसके अंदर खाने बनी हुई थी, केविटीज बनी हुई थी, उनसे हमने इसको डिटेक्ट किया जी। तो ये बेसिकली स्कैनर ने किया? स्कैनर ने किया अगर था। स्कैनर ना होता तो गया था ये? हाँ, तो स्कैनर के ये फायदा तो हो गया कि स्कैनर के साथ कि उसने सस्पेक्ट कर दिया था उसको। तो ये बंदूकें हैं कितनी कितनी, और राइफल्स हैं, बंदूकें हैं, कहाँ से आई हुई हैं, कितने कितने के हो गए? 34 जो है ये तुर्की मेड हैं, 12 बोर के हैं। 34 जो है। ठीक, और ये 12 बोर हैं। 12 बोर हैं, ये 12 बोर उसको कहते हैं ना। ठीक है। और 3 इसमें जो है ना अमेरिकन है, ठीक है। पंप एक्शन वाली है। ठीक है। वो जो पंप एक्शन दिखा ना, पंप एक्शन, ये पंप एक्शन वाली है। ओह, ये वाली, इसको है पंप एक्शन। पंप एक्शन इसको। और ये अमेरिकन है? अमेरिकन। और ये जो करीब लोग होते हैं उनको मारने के लिए होती है? ये इससे शिकार भी करते हैं लोग। और ये है रशियंस। ये तो बाकायदा 12 बोर की बंदूक है जो जी, होती है ना, 12 12 बोर शॉर्ट गन है जिसको कहते हैं। शॉर्ट गन। तो ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो रशियन असला था वो बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर, और अमेरिकन असला बिक रहा है, और इसके अलावा जो और दूसरे असले हैं वो भी बिक रहे हैं। बस ज्यादातर फॉरेन मेड जितनी भी है फॉरेन मेड वहां पे मिलती है। तो ये एक तो आपने पकड़ लिया, और जो चला गया पाकिस्तान उसका क्या बनेगा? अभी तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब से स्कैनर लगा हुआ है ना, तो एक दफा पहले भी अटेम्प्ट हुआ था, वो भी वेजिटेबल्स में हुआ था, और उसमें भी केविटीज बनी हुई थी, और वो भी हमने डिटेक्ट किया था मुझसे पहले। ठीक है। अच्छा, ये बताएं अब तक कितना असला आपने रिकवर किया? यहाँ पे हमने ये दूसरा केस है जो यहाँ पे। दूसरा, इससे जी, पहले भी एक इससे था? पहले भी एक हुआ था, मुझसे पहले हुआ था, और ये मेरे और जो असलहा लेके आता है उसके साथ क्या करते हैं आप? उसको हम गिरफ्तार कर लेते हैं, बाकायदा जो एक्ट है उसके खिलाफ हम FIR कर देते हैं। ठीक है। को पकड़ लेते हैं। और कितनी सजा होती है उसको? सजा तो जी कोर्ट देती है उसको ना, तो उम्र कैद भी उसमें हो सकती है, उसमें 10 साल भी कैद लेकिन हो वो सकती है। अफगान नेशनल अफगान नेशनल था वो जी। और अफगान नेशनल को पाकिस्तान के अंदर ट्रायल किया जा बिल्कुल सकता है। ट्रायल किया जा सकता है, और उसने यहाँ पाकिस्तान उसको का कानून साबित तोड़ा है। है ना जी। तो ये फरमाइए कि अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, इसके लिए पूरा नेटवर्क होता होगा। तो कोई नेटवर्क आपने पकड़ा है इसका जो बिल्कुल सर, असला इसका ला रहा है पाकिस्तान में बेच रहा बिल्कुल है? सर, बड़ा इसका काम है पूरा ये एक तो। नेटवर्क है सर। उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसमें 10 बंदे उसके ऑलरेडी जो है ना सर, वो भी 10 और लोग दो और भी भी थे, सर। और वो सारे असला का कारोबार सर करते ये थे पाकिस्तान बिल्कुल के अंदर। डीलर जो इनके आगे सब सप्लाई करने वाले जी।
जी। तो ये तो बड़ी बात है जी वैसे, और इसका मतलब ये हुआ कि जो असला लेके आएगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, Definitely, पाकिस्तान सर। के अंदर ट्रायल हो नहीं, तो सकता है, ban हुआ जेलों है के सर, अंदर बिल्कुल है सर, ये तो- और जो कंपनीज ये काम करती हैं सर, जो फर्ज करें कि एक ट्रक है किसी कंपनी का होगा ना सर, और जो पीछे को फर्म होगी जिसने टमाटर वहाँ पे भेजे होंगे, जो पाकिस्तान के अंदर खरीदने वाला होगा वो भी टमाटर खरीदने वाला होगा, उन कंपनीज का क्या करते हैं? अक्सर उन लोगों को जी पता नहीं होता, उनको नहीं क्योंकि वो तो मंडी से वो माल देते, ये पहले से इन्होंने एक केवीटीज बनाई होती हैं, उसमें असला इन्होंने रखा होता है और वो इसी का फायदा उठा के कि चले जी तो पेरिशेबल आइटम है और उसकी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी, किसी का वो नहीं होगा, तो वो इसी का वो फायदा उठाते हैं। और इस तरह मंशियात भी आती हैं उनके अंदर, ट्रकों के अंदर शियात भी अगर अगर हो जाए तो उसको भी हम स्कैनर के जरिए या कोई मैनुअल अगर इंफॉर्मेशन हो तो बिल्कुल उसको भी स्कैनर उसको डिटेक्ट बिल्कुल डिटेक्ट कर सकती है सर उसको। तो तो यानी थोड़ी कि चीज भी उसको नॉर्मल आ जाएगी ना, वो तो नॉर्मलिटी पे है, अगर उसको कुछ नॉर्मल आ जाए तो उसको हम। तो कितने एक पकड़ लिया आपने अब तक मंशियात, जैसे कि चर्स होती है मेरा ख्याल शायद चर्स ज्यादा, तकरीबन कोई 50,000 50,000 जी किलो चर्स चर्च किलो जी और हेरोइन जी हीरोइन और आइस पकड़ लिया आपने? जी हाँ, नारकोटिक्स जो बड़ी बात है ये तो। इसका मतलब ये इसके रास्ते को रोका जा रहा है आप ये जी। अभी तो काफी सख्त हो गए सर, चेकिंग सख्त हो गई है ना जी, बिल्कुल अभी तो बाढ़ भी लगे है तो अभी तो आने लेकिन का आपका नहीं काम है। बड़ा मुश्किल है वैसे माशाल्लाह, बुखारी साहब का काम वाकई बड़ा मुश्किल है और ये मेरा ख्याल है जो उन्होंने किया है वाकई रिमार्केबल है और इनको सलाम पेश करना चाहिए कि मैनुअल तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और उसके बावजूद एक छोटे से बॉर्डर के अंदर अगर इतना बड़ा काम कर रहा है तो मेरा ख्याल है कस्टम को सलाम पेश करना चाहिए। बुखारी साहब आपका बड़ा ही काम है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और इस्तिताअत दे और आप इस किस्म के कम से कम इस बॉर्डर को महफूज कर लें। हम अब अस्पताल पहुँच रहे हैं, ये अस्पताल है, एक मिनी अस्पताल यहाँ पे बनाया है, गुलाम खान मिनी अस्पताल। तो यहाँ के अंदर पूरी फैसिलिटी, यानी कि जो ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ये मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे हैं, तो आपको किसी और जगह जाना नहीं पड़ता। तो ये अस्पताल है जहाँ पे सबसे पहले मरीज़ को चेक कर लिया जाता है कि क्या वाकई वो जेन्युइन मरीज़ है या फिर एक ड्रामा किया जा रहा है, और अगर वो जेन्युइन मरीज़ हो तो फिर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या उसका इलाज यहाँ पे हो सकता है या फिर उसे किसी और शहर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी है जो मैं आपको चेक करवा लेता हूँ, अच्छी फैसिलिटी है, उससे लोकल को बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी अब अपने मरीज़ यहाँ पे चेक करवा रहे हैं और अफ़गानिस्तान से आने वाले, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर मेडिकल इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इसको क्रिएट किया गया। तो मैं एक ओवरव्यू आपको इस अस्पताल का दे दूँ। ये लेबॉर्ट्री है जहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं, फिर ये एक्सरे रूम है, अगर आप देखें तो एक्सरे भी एक जदीद एक्सरे यहाँ पे लगा दिया गया और ये फैसिलिटी फ्री है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान से आने वाले लोगों से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता इसका। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ऐसे हालात में काम करना वाकई जान जोखों का काम है और यहाँ पे जो लोग कस्टम के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं या नादरा के लोग हैं या फिर अफवाज पाकिस्तान हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे बैठ के जो काम कर रहे हैं उनको सलाम पेश करना चाहिए कि वो अपने घरों से दूर हैं और सिर्फ ड्यूटी के लिए उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने अजीज़ रिश्तेदार दोस्तों को छोड़ दिया और यहाँ पे बैठ के वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन सब को सलाम पेश करना चाहिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएंगे। ये बेसिकली एक सिस्टम है नादरा का। पहले नादरा आइडेंटिफाई कर लेता था चीज़ों को। एक पुराना सिस्टम होता था, वो सिस्टम ये होता था कि अगर आपने एक शनाख्ती कार्ड डाला और वो शनाख्ती कार्ड जाली है और उसके बारे में कोई किसी जगह पे इंक्वायरी चल रही है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता था। लेकिन अब उसके बाद एक नया सिस्टम IOS बनाया और इस सिस्टम के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स ने कोई भी क्राइम किया है और वो पुलिस के उसके पास डाटा उसका आ गया है या फिर उसका किसी सीक्रेट एजेंसी के पास डाटा आ गया तो फौरी तौर पर उस सिस्टम में डाल दिया जाता है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोई कार्रवाई की है और वो अफ़गानिस्तान भागने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ जो सिस्टम क्रॉसिंग्स पे लगे हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो फौरी तौर पे जो ही शख्स वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँचेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स देगा तो वहाँ पे एक रेड अलर्ट जारी हो जाएगी फौरी तौर पर उसके बारे में कि ये बंदा मशकूक है और इसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह कोई शख्स अगर अफगानिस्तान से यहाँ आया और उसने कोई कार्रवाई की उसके बाद वो निकल गया, जब वो दोबारा री एंटर होने की कोशिश करेगा तो फिर भी ये सिस्टम उसको हाई अलर्ट कर देगा पूरे सिस्टम को और पूरे पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि फ़लाँ क्रॉसिंग के ऊपर कोई एक बंदा है जो अफगानिस्तान से आया और उससे पहले वो मतलूब था पाकिस्तान के अंदर। तो ये बड़ा एक लेटेस्ट सिस्टम है जो पाकिस्तान ने डेवलप किया और मेरा ख्याल है इससे अब वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर क्राइम करते रहे उन लोगों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा क्राइम करके पाकिस्तान से बाहर निकल जाए या वो बाहर से क्राइम करके यहाँ आए और दोबारा आ जाए और उसको कोई शख्स आइडेंटिफाई ना कर सके। अंदर हम आ गए, पूरा सिस्टम
सिस्टम है, ये अवैध साहब हैं, ये पूरा सिस्टम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फर्ज कर लें एक शख्स ने इस्लामाबाद के अंदर कोई क्राइम कर दिया या सिंध के किसी इलाके में क्राइम कर दिया और वो भागना चाह रहा है, तो करते कैसे? तो बताइए जनाब, कैसे उसको बंदे को ट्रेस करते हैं आप? ये सर कंट्रोल रूम है, हमारा पैनल है जिसमें NIC नंबर है। कोई भी अगर बंदा जिसके ऊपर इस्लामाबाद या KPK के अंदर कोई भी FIR है, इस सिस्टम में ऐसी आइडेंटिटी है, नादरा से ये लिंक्ड है कि उन्होंने अगर थ्रेट लगाई हुई है तो वो इस कंट्रोल रूम में शो करेगी लाइक इस दिस कि इसके ऊपर KPK पुलिस की रिकॉर्ड है कि 180 PPS। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल रूम में शो करिए, उसके बाद हम इसको अरेस्ट करेंगे। इसके ऊपर फेक लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? फेक ये है कि NIC नंबर बहुत सौ के पास इशू होते हैं, लेकिन वो नादरा की तरफ से ठीक है, नहीं अलर्ट हुए होते हैं। तो ये इसका जो ID कार्ड नंबर है वो फेक है, फेक नंबर है, यानी कि ये अलर्ट लगी हुई है इस पे, अलर्ट है, यानी कि नादरा की तरफ से ये नंबर इशू नहीं है। अगर हमारे पास कोई तरीके का नंबर आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा किसी ने कोई क्राइम किया हुआ तो वो भी अलर्ट होते हैं? क्राइम किया हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस जो हेडक्वार्टर होते हैं वो अलर्ट दे देते हैं, वो इधर सिस्टम में आ जाते अच्छा, वो अलर्ट्स कितनी देर में दे देते हैं? मतलब फर्ज करें एक बंदे ने कत्ल किया और वो भागना चाह रहा है तो फौरी तौर पे अलर्ट जारी हो जाती है उसकी? हैं फौरी तौर पे, फौरी तौर पे, फौरी तौर पे। तो पाकिस्तान में जहां पे भी क्रॉसिंग्स है उन सब के अंदर ये सिस्टम है और वहां पे सबको पता चल जाएगा कि एक बंदा है जिसने कहीं अंदरूनी सिंध में किसी जगह क्राइम किया और वो भागना चाह रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे। और बेसिकली सर ये अंदरूनी सिंध नहीं, ये बॉर्डर्स पे लगा हुआ है, खासतौर पे अफगान बॉर्डर, किसी जगह से भी क्राइम करके सिर्फ इसमें जो इस सिस्टम में जो रिकॉर्ड शो होता है वो हमारे पास सिर्फ नादरा में जो होता है वो होता है अफगान और KPK और पंजाब, इन तीन चीजों का रिकॉर्ड शो होगा। सिंध पुलिस में अगर उसने कुछ किया तो वो सिस्टम में शो नहीं करेगा, वो सिस्टम शो नहीं करेगा, सिर्फ इस्लामाबाद पंजाब पुलिस और KPK पुलिस। अब फर्ज कर लें कि वो बंदा है, उसने क्राइम किया, अफगानी नेशनल है, पाकिस्तान में उसने क्राइम किया, उसके बाद अफगानिस्तान वापस चला गया, लेकिन आपने उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका डाटा भी आ जाएगा, उसका डाटा और जब वो दोबारा री एंटर होने की कोशिश करेगा तो आप उसको यहाँ पे पकड़ लेंगे? उसको भी अगर हमने थ्रेट लगाई होगी, उसके ऊपर क्रिमिनल कोई आइडेंटिटी उसको दी होगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। अगर हमने कुछ नहीं दिया होगा तो वो एज अ क्लीन चलेगा। अब सवाल ये है कि आपके पास बंदा आ गया और आपने उसने यहाँ पे अपना अंगूठा लगाया और फौरी तौर पे आपको पता चल गया कि अलर्ट होगी, तो आपके पास कोई यहाँ पे बटन लगा हुआ है जिसको पैनिक बटन, जिसको दबाएंगे फौरी तौर पे फौज आ जाएगी या पुलिस आ जाएगी? यहाँ सर बेसिकली हमारे साथ गार्ड होती है बाहर, हम एक बंदा उसको यहाँ बिठा लेते हैं, उसको हम नहीं बताते कि आपकी अलर्ट लगी, उसको नहीं पता, उसे हम सामने बिठाए रखते हैं। एक बंदा हमारा जाता है, गार्ड को बाहर से लाके उसे आराम से अरेस्ट कर लेते हैं। हमारी पाइस होती है, वो हमारे साथ एक फिगर हमारे साथ होता है पक्का, ताकि उसको पता ना लगे ये गार्ड है, या ताकि वो भागने की कोशिश ना करे। तो कितने लोग अब तक पकड़े हैं आपने? हमने तकरीबन काफी सारे लोग पकड़ लिए हैं, हफ्ते में मिनिमम 3-4 ऐसे केस आते रहते हैं। ठीक है, ज्यादा पुलिस के केस आते हैं या और किसी के? मतलब जैसे पुलिस को मतलूब है बंदा, उसके केस ज्यादा आते हैं किसी और के? पुलिस के भी आते हैं, और जो हमने ब्रिगेड लेवल या आर्मी लेवल की थ्रेड लगाई होती है, ऐसे बंदे भी हमने काफी सारे पकड़ लिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। ये स्कूल है इस वक्त, और ये देखें प्रॉपर स्कूल जैसे इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी के अंदर, वो बहुत अच्छी फैसिलिटी तो नहीं, लेकिन इस इलाके में अगर आप देखें सर्कमस्टांसिस को देखें, और उसके अंदर एक स्कूल है जिसके अंदर बाकायदा ग्राउंड्स भी है, छोटी सी ये खेलने की जगह भी लगी हुई है, वॉशरूम भी है, जो ज़ाहिर है इस जगह पे शायद मुमकिन ना हो। ये एक तब्दीली है, यहाँ पे क्लासेस भी हैं, टीचर भी पढ़ा रहे हैं, और ख़वातीन और बच्चे, और यहाँ पे ये याद रखिए को एजुकेशन है ख़ास हद तक, और ये जो को एजुकेशन पाकिस्तान के इलाके और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, वहाँ पे को एजुकेशन का हो जाना वाकई एक रेवोल्यूशन है। देखें, यहाँ पे बच्चों को स्कूल ही नहीं भिजवाते थे, बल्कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाते। यहाँ पे तमाम बच्चों को प्रॉपर बैग्स दिए जाते हैं, उन बैग्स के अंदर उनकी किताबें होती हैं, फिर यूनिफॉर्म होता है, बच्चियों का भी सारा उनका बाकायदा, बल्कि मैं सुन रहा था कि पुनिया तक बना के उनको देते हैं ताकि पूरा कल्चरल चेंज आए। तो ये एक को एजुकेशन की क्लास है, देखें एक साइड पे बच्चे हैं, एक साइड पे बच्ची हैं, और ये एक रेवोल्यूशन है। खुद साथ आपने ये सारा प्रोग्राम देखा, और इसके अंदर यकीनन बहुत सारी नई चीज़ें हैं, नई जगह हैं, नए मामलात हैं, और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बदल रहा है। तो अगर हम इस मुल्क को बदलना चाहते हैं तो फिर हमें इसी तरह छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, छोटी छोटी नेकियां करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी रोशनियां जलानी पड़ेंगी, फिर जाके पाकिस्तान अच्छा होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।